स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आंख के लेंस में फोकस दूरी जो है वो किसके द्वारा सही रखी जाती है, यानी कि किसके द्वारा जो है वो एडजस्ट करी जाती है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरली मांसपेशियों के द्वारा। तो हमारी आंख के लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, यानी कि हमारी फोकस दूरी, उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स करती हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी आंख है और इसके अंदर में ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा सिलियरली मसल्स है। ठीक है, और ये हमारा जो आंख का बाहर कॉर्निया और इसके अंदर में जो हमारा प्यूपिल होता है, ये हमारी आंख का लेंस है ये। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं लेंस, और यहाँ पर ये हमारा रेटिना है। ठीक है, हमारी जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पर ही बनती है। और जो हमारा ये है यहाँ पर पीछे ये नर्व्स देख पा रहे हैं आप, ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं। ठीक है, जो भी हमारी रेटिना पर इमेज बनी वो ऑप्टिक नर्व से होती हुई हमारे सीधे ब्रेन में चली जाती है। सिलियरली मसल्स क्या काम करती हैं? जब भी हमें कोई दूर की चीज़ देखनी होती है तो हमारा ये जो लेंस है, ठीक है, ये आपको दिख पा रहा है ये लेंस, तो ये इस लेंस को पतला कर देती है। ठीक है, इसे पतला करने से क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये इस केस में ज़्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू आर बाय टू, यानी कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय टू। तो इस केस में अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है हमारी फोकल लेंथ भी बढ़ेगी। तो अगर हमारी फोकल लेंथ बढ़ेगी तो उस केस में हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इजिकल टू 1 अपॉन में एफ, यानी कि फोकल लेंथ हमारी अगर बढ़ेगी तो हमारी पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा जो लेंस है वो कम पावर का इस्तेमाल करेगा। तो मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये काफ़ी दूर है। जब भी हमारी आंख इस दूर खड़े पेड़ को देखेगी तो यहाँ से ये जो पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, ये हमारे जो आंख का लेंस है ये इस पर पड़ेंगी, तो वो कम पावर का यूज़ करेगा और इन पैरेलल रेज को रेटिना पर मोड़ देगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये रेटिना पर हमारी मुड़ गई हैं, हमारी रेज यहाँ पर रेटिना पर कन्वर्ज हो गई हैं। अब इससे क्या होगा? जो हमारी इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनेगी। ठीक है, लेकिन हमारी इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, यहाँ पर पेड़ सीधा था तो यहाँ पर उल्टा बनेगा। तो ये जो हमारी इमेज है ये बनी उल्टी, तो ये हमारी ऑप्टिक नर्व से होती हुई सीधी हमारे ब्रेन में चली जाएगी और वो ब्रेन जो है हमारा वो इस इमेज को हमें सीधा करके दिखा देगा। तो ये हमारा जो है सेकंड केस है। इस सेकंड केस में क्या हो रहा है? ये एक बॉल है जो हमारी आंख के पास में है। अब जो हमारी सिलियरली मसल्स हैं ये हमारे इस लेंस को जो है वो मोटा कर देंगी। ठीक है, अब जब ये लेंस हमारा मोटा हो जाएगा तो इसके से ये हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमारा कम हो गया। ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया, इसका मतलब हमारी जो फोकल लेंथ है वो भी कम हो गई। अब जब ये हमारी फोकल लेंथ कम हो गई तो हमारी पावर जो है बढ़ गई, यानी कि हमारे जो लेंस है उसको उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। तो जब भी हमारी आँख इस पास की ऑब्जेक्ट यानी कि इस बॉल को देखेगी तो इस बॉल से डाइवर्जिंग रेज हमारे लेंस पर पड़ेंगी। ठीक है, तो ये अपनी ज़्यादा पावर का यूज़ करके उन्हें रेटिना पर मोड़ देगा और फिर ये इमेज ऑप्टिक नर्व से होती हुई हमारे ब्रेन में चली जाएगी। तो हमारी आंख के लेंस में फोकस दूरी जो है वो किसके द्वारा सही रखी जाती है? इसे कौन नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरली मसल्स, यानी कि सिलियरली मांसपेशियों के द्वारा। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा केशी तत्व के कारण, यानी कि कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक जार है, इसके अंदर में पानी था। ठीक है, तो हमारी जो एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? ये एक बहुत ही ज़्यादा पतली ट्यूब होती है जिसका जो भीतर का जो व्यास होता है, यानी कि इसका जो इनर रेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी इसको हम इस पानी के अंदर प्लेस करेंगे तो ये पानी जो है इसके अंदर में चढ़ना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही जब हमारी कोई लैंप की बत्ती होती है, ठीक है, तो ये हमारा इसमें ऑयल होता है और यहाँ पे जो हमारी जो कॉटन की बत्ती होती है वो उसमें डूबी होती है। तो जब भी हमारी जो कॉटन की बत्तियाँ हैं, ठीक है, इनके जो धागे होते हैं ये एक तरीके की केश नलियाँ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पतली जो है नलियाँ बना लेंगे, जिसकी वजह से जो कैपिलरी एक्शन है, ठीक है, उसके कारण जो हमारा तेल है ऊपर खिंच जाएगा, जिससे बत्ती जो है हमारी वो लगातार जलती रहेगी। ठीक है, तो इस रुई यानी इस कॉटन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पतली पतली जो है नलिकाएं बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो तेल है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर खिंचता जाता है। और इसका एक एग्जांपल हो रहा है हमारा, जैसे हमारा जो पेड़ है, ठीक है, अब इसके अंदर में से जो भी इसकी रूट्स जो होती हैं
वो पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये भी जो जा रहा है ये एक तरह से कैपिलरी एक्शन की वजह से ही जा रहा है। इसकी जो रूट्स है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं और इसके अंदर में जो पानी जो है वो खींचता हुआ ऊपर चला जाता है कैपिलरी फोर्स की वजह से। तो जो हमारा इनर रेडियस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, कैपिलरी एक्शन काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत वाली चीज़ है वो बतानी है। इसको ऑप्शन से देखते हैं। लोहा पानी में डूब जाता है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। लोहा जो है उसकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो पानी से ज़्यादा भारी होता है, इसकी वजह से जो पानी के अंदर में वो डूब जाता है, ठीक है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लकड़ी का जो घनत्व है यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, ठीक है। तो पानी जो भारी है तो लकड़ी जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। सी है हमारा, पारा पानी पर तैरता है, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारा पारा यानी कि हमारी जो मरकरी है उसका जो घनत्व यानी कि इसकी डेंसिटी है वो पानी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि इसकी जो आपेक्षिक घनत्व है वो 13.6 होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये पानी से 13.6 गुना भारी है, ठीक है। तो जो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से हमारी जो मरकरी है वो पानी के अंदर में डूब जाएगी, ठीक है, तैरेगी नहीं। और पारे में लोहा तैरता है, ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा। जो पारा है हमारा वो भारी है और लोहा जो है वो उससे हल्का है, तो हमारा लोहा जो है वो पारे के ऊपर में तैरेगा। तो हमारे को गलत वाला बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर है कि पारा जो है पानी पर तैरता है, ये गलत है। पारा जो पानी में डूब जाता है, ठीक है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की समान संख्या होती है, तो ये किसने बताया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है, ठीक है, यानी कि एवोगैड्रोस लॉ ऑफ हाइपोथेसिस है। ये हमें बताता है कि एक ही ताप और दाब यानी कि हमारा जो अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर बराबर होता है तो उस समय जो हमारी जो विभिन्न गैसों की समान वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारे अणुओं की संख्या के बराबर होगी, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन होगा हमारा। तो एन हमारा क्या है? इसके अंदर में एन जो है वो हमारे गैस के अणुओं की संख्या है, ठीक है, और वी जो है हमारा ये आयतन है। इसके अलावा हमारा जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है? तो बॉयल्स लॉ हमारा बताता है वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहता है? जो हमारा चार्ल्स लॉ है वो कहता है कि जो हमारी वॉल्यूम होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। जब भी हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा तो हमारी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगी। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। हमारी जो हीलियम है ये एक इनर्ट गैस है, ठीक है। कैसी गैस है? इनर्ट, यानी कि अक्रिय गैस है, ठीक है, और साथ के साथ ये नॉन फ्लेमेबल है। लिख देता हूँ आपके लिए, कैसी है? नॉन फ्लेमेबल, यानी कि ये जो है अज्वलनशील है। और इसके जो ठीक उल्टा जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है हमारी? ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है और हवा के साथ मिलकर आग पकड़ सकती है, जबकि हमारी जो हाइड्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की गैस है, ठीक है। और हीलियम जो है हमारी वो हाइड्रोजन से कम हल्की है, लेकिन फिर भी हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते, हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा लाल रंग। हमारा जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस है उसकी जो रेट है वो हमारी रेड लाइट के अंदर में मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ है हमारी वो 620 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। और जो प्लांट्स हैं इसके अंदर में जो मेन हमारा पिगमेंट है, ठीक है, वो हमारा वो क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये सबसे ज़्यादा लाल और नीले रंग के जो प्रकाश है उनको एब्जॉर्ब करता है, और ये जो लाल रंग का प्रकाश है ये एक ऑप्टिमल एनर्जी देता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के लिए। तो ये जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसके इसके अंदर में जो हमारा लाल प्रकाश है वो ज़्यादा हमारी ऊर्जा दे पाता है।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा पुष्प। तो जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फूल देते हैं, उनके अंदर में जो मेन ऑर्गन होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो फ्लावर ही होता है। द्विलिंगी पुष्प यानी कि जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। तो ये ऐसे फूल होते हैं जिनके अंदर में जो नर प्रजनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम लोग स्टेमन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि पुंकेसर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम लोग पिस्टिल कहते हैं, यानी कि स्त्री केसर। ठीक है, तो इसमें दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग द्विलिंगी यानी कि बाई सेक्शुअल फ्लावर बोलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग बदलता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा वर्ण कीलवक, इंग्लिश में से हम लोग क्रोमेटाफोर के नाम से जानते हैं। तो गिरगिट की जो स्किन होती है उसके अंदर में स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जिनमें जो रंग द्रव्य है यानी कि जो पिगमेंट है, ठीक है, क्या होता है लिख देता हूँ आपके लिए मैं, पिगमेंट। ठीक है, तो ये पिगमेंट मौजूद होता है उसकी स्किन के अंदर में। जब भी गिरगिट का मूड चेंज होता है या फिर जब भी तापमान या आसपास का वातावरण बदलता है तो ये जो सेल्स हैं ये फैलती हैं या फिर सिकुड़ती हैं, इससे जो रंग है वो बदल जाता है। रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 90%। बाकी की जो 10% है उसके अंदर में हमारा प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन और मिनरल होते हैं। ठीक है, ये कितने, बाकी के जो हमारे 10% बचे। रैबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लुइस पॉस्चर। तो लुइस पॉस्चर ने जो है 6 जुलाई सन 1885 को, ठीक है, 6 जुलाई 1885 को पहली बार जो है एक मनुष्य को रैबीज का टीका लगाया था। तो जो लुइस पॉस्चर थे हमारे, ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा साइकस। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आपके लिए, साइकस। ठीक है, तो साबूदाना मुख्य रूप से साइकस के तने के गूदे से बनाया जाता है। ठीक है, साइकस को हम लोग अक्सर सागो पाम, ठीक है, सागो भी कहते हैं, और ये जो है एक तरीके का जिम्नोस्पर्म है। तो साइकस का जो तना होता है उसके बीच में से जो स्टार्च वाला जो गूदा होता है ना, उसको निकालते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद साबूदाने के छोटे छोटे मोती जैसे दाने को तैयार किया जाता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर में पूछा जाए कि मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है, तो इंडिया के अंदर में कसावा, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए, कसावा, और दूसरा एक और है टेपियोका। ठीक है, तो टेपियोका और कसावा, ठीक है, इनकी जो जड़ें होती हैं उनका उपयोग भी किया जाता है। लेकिन जो साइकस का पौधा है, ठीक है, उससे जो साबूदाना बनता है वो एक मतलब लार्ज स्केल पे बनता है। ठीक है, व्यावसायिक रूप से जब बनता है तो साइकस का पौधा जो है इस्तेमाल होता है। तो आज हमने साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।